हेलो दोस्तों, क्या आपको भी मंगा स्टोरीज पसंद है? अगर हाँ, तो वीडियो को अभी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आप ऐसी ही और अमेजिंग स्टोरी सुनना चाहते हो, तो कमेंट जरूर करना। आपका सपोर्ट मिला तो मैं तुरंत नेक्स्ट स्टोरी अपलोड कर दूंगा। ये एक एआई जनरेटेड स्टोरी है, इसलिए वीडियो में कुछ इमेजेस या सीन्स रिपीट हो सकते हैं, लेकिन कहानी का मजा और इमोशंस पूरी तरह बनाए रखे गए हैं। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। सुमो, अगर तुम भटकते हुए जिसे एक अब ऐसे पूरा ग्रेट ट्राइब प्यार से मोमो बुलाने लगा था, पहाड़ी की चोटी पर खड़ा दूर से आती ब्लडफैंग ट्राइब की सेना को देख रहा था। उसके सामने लगभग 40 योद्धा थे, जिनमें कई विशाल पुरुष और मजबूत महिलाएं शामिल थी। सबसे आगे उनका चीफ चल रहा था, जिसकी ऊंचाई लगभग 2.5 मीटर थी और जिसकी गर्दन में बड़े बड़े जानवरों की हड्डियों की माला लटक रही थी। उसकी हर चाल जमीन को हिला रही थी। ग्रेट ट्राइब की महिलाओं के चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि वे जानती थी कि अगर ये युद्ध हुआ तो उनकी हार लगभग तय है। लेकिन सुमो की आंखों में डर नहीं था। उसके सामने फिर से नीली स्क्रीन चमकी। मिशन जारी, ग्रेट ट्राइब की रक्षा करो। सफलता पर विशेष पुरस्कार। इस बार सुमो ने स्क्रीन को ध्यान से पढ़ा। उसे एहसास हुआ कि यह सिस्टम केवल जानकारी नहीं देता, बल्कि उसे जीवित रहने का रास्ता भी दिखाता है। उसने तुरंत सभी महिलाओं को बुलाया और उन्हें गुफा के सामने तैयार की गई लकड़ी की दीवारों के पीछे छिपने का आदेश दिया। कई महिलाओं को समझ नहीं आया कि वे सीधे लड़ने की बजाय छिप क्यों रही हैं, लेकिन अब तक सुमो ने जो भी किया था उससे उन्हें भोजन, सुरक्षा और उम्मीद मिली थी, इसलिए किसी ने सवाल नहीं किया। आया ने खुद आगे बढ़कर उसकी बात का समर्थन किया और पूरा ट्राइब तुरंत तैयारी में लग गया। सुमो ने जंगल में पहले से खोदे गए गड्ढों को पत्तों से ढक दिया, नुकीली लकड़ियों को मिट्टी में गाड़ दिया और कई रस्सी वाले जाल सक्रिय कर दिए। ये सब उसने पिछले 2 दिनों में बनवाया था। जब ब्लडफैंग ट्राइब आखिरकार उनके क्षेत्र में घुसी, तो उन्हें सामने कोई दुश्मन दिखाई नहीं दिया। उनके चीफ ने हंसते हुए आगे बढ़ने का आदेश दिया। तभी पहला योद्धा एक छिपे हुए गड्ढे में गिर पड़ा और उसकी चीख जंगल में गूंज उठी। उसके पीछे चल रहे 2 और लोग भी फंस गए। इससे पहले कि वे समझ पाते, पेड़ों से बंधे भारी लकड़ी के लट्ठे रस्सियां कटते ही झूल कर आए और कई लोगों को जमीन पर गिरा दिया। पूरा जंगल अफरा तफरी से भर गया। ब्लडफैंग के लोग ऐसे जालों के आदी नहीं थे। वे बलशाली थे, लेकिन चालाकी से लड़ना नहीं जानते थे। तभी सुमो ने ऊंची आवाज में चिल्लाकर संकेत दिया। छिपी हुई महिलाएं बाहर निकली और ऊपर से पत्थरों की बारिश शुरू कर दी। आया खुद सबसे आगे थी। उसने एक विशाल पत्थर उठाकर दुश्मन के एक योद्धा पर दे मारा, जिससे वह तुरंत बेहोश हो गया। अमी खुशी और गुस्से दोनों के साथ लड़ रही थी। हर बार जब कोई दुश्मन सुमो के पास आने की कोशिश करता, वो उसे धक्का देकर दूर फेंक देती। लेकिन तभी ब्लडफैंग चीफ ने दहाड़ लगाई। उसकी आवाज इतनी भारी थी कि कई महिलाएं डर के मारे पीछे हट गई। उसने एक ही झटके में लकड़ी की दीवार का हिस्सा तोड़ दिया और सीधे सुमो की ओर बढ़ने लगा। उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसे समझ आ गया था कि यह पूरा जाल इसी छोटे आदमी की योजना थी। सुमो का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जानता था कि आमने सामने की लड़ाई में उसका कोई मौका नहीं था। तभी सिस्टम ने फिर चेतावनी दी। कमजोरी मिली। दाहिना घुटना पुरानी चोट से कमजोर। और सुमो ने तुरंत एक जलता हुआ भाला उठाया और चीफ के सामने भागने का नाटक किया। गुस्से में अंधा चीफ उसके पीछे दौड़ा। जैसे ही वह एक खास जगह पहुंचा, सुमो जमीन पर लुढ़क गया। अगले ही पल चीफ का पैर उसी बड़े गड्ढे में फंस गया जिसे सुमो ने खास उसी के लिए तैयार किया था। उसका संतुलन बिगड़ा और वो घुटने के बल गिर पड़ा। मौका देखते ही आया और अमी दोनों ने मिलकर भारी लकड़ी का लट्ठा उसके ऊपर गिरा दिया। पूरा जंगल उसकी दर्द भरी दहाड़ से गूंज उठा। बाकी ब्लडफैंग योद्धाओं का मनोबल टूट गया। पहली बार उन्होंने देखा कि उनका अजय चीफ जमीन पर पड़ा हुआ है। कुछ ही मिनटों में वे भागने लगे। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। ग्रेट ट्राइब जीत गया था। लेकिन असली चौंकाने वाली बात अभी बाकी थी। जैसे ही दुश्मन भागे, सुमो की स्क्रीन चमकी। मिशन पूर्ण, पुरस्कार प्राप्त, प्राचीन निर्माण ज्ञान स्तर 1 अनलॉक। अचानक उसके दिमाग में दर्जनों नई जानकारियां भरने लगी। लकड़ी के घर बनाना, पानी जमा करना, खेती शुरू करना और यहां तक कि साधारण हथियार बनाना। सुमो स्तब्ध रह गया। उसे समझ आ गया कि यह तो बस शुरुआत है। अगर वो इन ज्ञानों का सही उपयोग करे, तो ग्रेट ट्राइब सिर्फ जीवित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे जंगल का सबसे शक्तिशाली ट्राइब बन सकता है। और दूर भागते हुए ब्लडफैंग चीफ ने भी कसम खाई कि वह एक दिन वापस आएगा, इस बार बदला लेने के लिए। युद्ध खत्म होने के बाद पूरे ग्रेट ट्राइब में उत्सव जैसा माहौल था। पहली बार इन महिलाओं ने किसी दुश्मन ट्राइब को हराया था और पहली बार उन्हें लगा कि वे सिर्फ जंगल में छिपकर जीने वाले लोग नहीं हैं। रात भर आग जलती रही। भुने हुए फेजन की खुशबू गुफा के बाहर फैलती रही और हर कोई मोमो का नाम लेकर उसकी तारीफ करता रहा।
लेकिन जब बाकी लोग खुशी मना रहे थे, तब सुमो अकेला बैठा आग की लपटों को देख रहा था। उसके दिमाग में लगातार वही नई जानकारी घूम रही थी जो सिस्टम ने उसे दी थी। अब वह जान चुका था कि केवल शिकार करके यह ट्राइब ज्यादा समय तक नहीं टिक सकता। अगर उन्हें सच में मजबूत बनना है तो उन्हें भोजन उगाना होगा, जानवर पालने होंगे और स्थायी घर बनाने होंगे। अगले दिन सूरज निकलते ही उसने आया और अमी को साथ बुलाया और जंगल के किनारे वाली खुली जमीन दिखाई। पहले तो दोनों समझ नहीं पाई कि वह बार बार मिट्टी की तरफ क्यों इशारा कर रहा है। फिर सुमो ने फलों के बीज जमीन में दबाए और इशारों से समझाया कि कुछ समय बाद यहां और फल उगेंगे। ये विचार उनके लिए जादू जैसा था। उनके लिए खाना हमेशा जंगल से मिलता था, जमीन से उगाया नहीं जाता था। लेकिन अब वे मोमो पर भरोसा करती थी। कुछ ही घंटों में पूरा ट्राइब उस जमीन को साफ करने में लग गया। महिलाएं पेड़ काट रही थी, झाड़ियां हटा रही थी और मिट्टी खोद रही थी। सुमो ने महसूस किया कि इन महिलाओं की ताकत किसी मशीन से कम नहीं थी। जहां उसे एक पेड़ काटने में आधा दिन लगता, वहीं आया अकेले उसे कुछ ही मिनटों में गिरा देती थी। काम तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसी शाम सिस्टम फिर चमका। नई सूचना प्राप्त हुई। उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर दूर प्राचीन संरचना मिली। संभावित पुरस्कार, उच्च मूल्य। सुमो की आंखें चौड़ी हो गई। यह पहली बार था जब सिस्टम ने किसी जगह की जानकारी दी थी। उसने तुरंत तय किया कि उसे वहां जाना होगा। अगले दिन वह आया, अमी और 3 भरोसेमंद महिलाओं के साथ उत्तर दिशा की ओर निकल पड़ा। कई घंटे तक घने जंगल में चलने के बाद वे एक ऐसे इलाके में पहुंचे जहां पेड़ अचानक कम होने लगे। वहां जमीन पर बड़े बड़े पत्थर बिखरे हुए थे। कुछ दूर आगे बढ़ते ही सबकी सांसें रुक गई। उनके सामने पत्थरों से बना एक विशाल खंडहर खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों साल पहले यहां कोई सभ्यता रहती हो। टूटी हुई दीवारें, आधे गिरे हुए स्तंभ और पत्थरों पर बने अजीब चिन्ह दिखाई दे रहे थे। आया और बाकी महिलाएं डर गई। उनके विश्वास के अनुसार ऐसी जगहों पर आत्माएं रहती थी। लेकिन सुमो के अंदर डर से ज्यादा उत्सुकता थी। वो धीरे धीरे अंदर गया। जैसे ही उसने मुख्य हॉल में कदम रखा, सिस्टम की आवाज गूंजी। प्राचीन ज्ञान केंद्र खोज लिया गया। पुरस्कार अनलॉक हो रहा है। अगले ही पल उसके सिर में तेज दर्द उठा। ऐसा लगा जैसे हजारों जानकारियां एक साथ उसके दिमाग में भर रही हों। उसने खुद को संभालने के लिए घुटनों पर हाथ रख दिए। कुछ मिनट बाद दर्द खत्म हुआ और उसकी आंखों में हैरानी भर गई। अब उसे साधारण खेती ही नहीं, बल्कि सिंचाई, भंडारण, मिट्टी के बर्तन और लकड़ी के मजबूत मकान बनाने की तकनीक भी पता थी। यह किसी खजाने से कम नहीं था। तभी अमी ने उसे पुकारा। उसने दीवार के पास कुछ चमकती हुई चीज देखी थी। जब सबने मिलकर मिट्टी हटाई तो वहां एक धातु का छोटा सा बक्सा मिला। यह देखकर सुमो चौंक गया, क्योंकि इस दुनिया में उसने अभी तक कोई धातु नहीं देखी थी। बड़ी मुश्किल से बक्सा खोला गया। उसके अंदर एक अजीब नीला क्रिस्टल रखा था। जैसे ही सुमो ने उसे छुआ, सिस्टम फिर सक्रिय हो गया। ऊर्जा क्रिस्टल प्राप्त। सिस्टम ऊर्जा 12% से बढ़कर 25% हुई। नई क्षमता अनलॉक, खतरा पहचान। अचानक सुमो को आसपास की हर आवाज पहले से ज्यादा साफ सुनाई देने लगी। उसे दूर जंगल में घूमते जानवरों तक का एहसास होने लगा। यह क्षमता अविश्वसनीय थी। लेकिन उसी समय सिस्टम ने एक और संदेश दिखाया। चेतावनी, प्राचीन संरचना की खोज अन्य शक्तियों को आकर्षित कर सकती है। सुमो का दिल धक से रह गया। इसका मतलब था कि वे अकेले नहीं थे। शायद इस दुनिया में और भी लोग थे जिनके पास ऐसी शक्तियां या ज्ञान मौजूद था। उसने तुरंत वापसी का फैसला किया। जब वे ट्राइब लौटे तो पूरा रास्ता वह सोचता रहा कि आखिर यह सिस्टम है क्या? क्या कोई और भी इसे इस्तेमाल करता है? क्या यह दुनिया वास्तव में आदिम है या किसी भूली हुई सभ्यता का अवशेष? उसके सवाल बढ़ते जा रहे थे, लेकिन जवाब मिलने से पहले ही एक और समस्या सामने आ गई। जैसे ही वे गुफा के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि कई महिलाएं घबराई हुई खड़ी हैं। आया दौड़कर आगे बढ़ी और पूछा क्या हुआ। उनमें से एक महिला कांपती हुई बोली, मोमो, जंगल के पश्चिम में हमने अजीब लोगों को देखा है। वे ब्लड फैंग जैसे नहीं हैं। उनके हाथों में चमकते हथियार हैं। यह सुनकर सुमो का चेहरा गंभीर हो गया। उसे तुरंत समझ आ गया कि असली खतरा अभी शुरू हुआ है। ब्लड फैंग केवल एक जंगली ट्राइब था, लेकिन ये नए लोग शायद किसी और ही स्तर के दुश्मन थे। और शायद उनका संबंध उसी प्राचीन खंडहर से था जिसे उसने अभी खोजा था। पश्चिमी जंगल में दिखाई दिए रहस्यमय लोगों की खबर सुनते ही पूरे ग्रेट ट्राइब का माहौल बदल गया। कुछ ही देर पहले तक सभी महिलाएं प्राचीन खंडहर से लाए गए नए सामान को उत्सुकता से देख रही थी, लेकिन अब हर चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी।
सुमो ने तुरंत उन महिलाओं को बुलाया जिन्होंने उन अजनबियों को देखा था। उनके विवरण सुनकर उसके माथे पर बल पड़ गए। वे लोग सामान्य ट्राइब के लोगों जैसे नहीं थे। उनके शरीर पर जानवरों की खाल की जगह किसी तरह का बुना हुआ कपड़ा था। उनके हाथों में चमकती धातु की तलवारें थी और सबसे अजीब बात यह थी कि उनके साथ घोड़ों जैसे बड़े जानवर भी थे। यह सुनकर सुमो समझ गया कि वह जिन लोगों का सामना करने वाला है वे ब्लडफैंग जैसे आदिम योद्धा नहीं बल्कि कहीं अधिक विकसित सभ्यता से जुड़े लोग हैं। उसी समय उसकी नीली स्क्रीन चमकी। नई सूचना, आयरन रिवर कबीले के स्काउट्स क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। खतरा स्तर मध्यम। यह पहली बार था जब सिस्टम ने किसी दूसरे समूह का नाम बताया था। इसका मतलब था कि इस दुनिया में केवल जंगली ट्राइब ही नहीं बल्कि संगठित समाज भी मौजूद है। उस रात सुमो सो नहीं पाया। वह देर तक आग के पास बैठा भविष्य के बारे में सोचता रहा। अगर वास्तव में ऐसे विकसित लोग इस क्षेत्र में मौजूद हैं तो केवल गुफा में रहकर बचना संभव नहीं होगा। उन्हें एक असली बस्ती बनानी होगी। अगले दिन सूरज निकलते ही उसने पूरे ट्राइब को इकट्ठा किया और गुफा के सामने जमीन पर एक नया नक्शा बनाने लगा। पहले तो महिलाओं को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे वे देखने लगी कि सुमो कई छोटे छोटे घर, भोजन भंडार, जानवरों के बाड़े और चारों ओर सुरक्षात्मक दीवारें बना रहा है। आया की आंखें चमक उठीं। उसे महसूस हुआ कि मोमो केवल शिकार करने वाला आदमी नहीं बल्कि भविष्य देखने वाला व्यक्ति है। उसी दिन से पूरा ट्राइब निर्माण में जुट गया। विशाल महिलाएं बड़े बड़े पेड़ काट कर लाती, कुछ रस्सियां बनाती और कुछ मिट्टी तैयार करती। सुमो दिन रात काम करता रहा। उसकी नई प्राप्त निर्माण संबंधी जानकारी उसे हर समस्या का समाधान दे रही थी। कुछ ही हफ्तों में गुफा के आसपास का क्षेत्र पूरी तरह बदल गया। जहां पहले केवल झाड़ियां और कीचड़ था, वहां अब लकड़ी के मजबूत घर खड़े थे। एक बड़ा भोजन भंडार बनाया गया था और फेजेंस के लिए अलग बाड़ा तैयार हो चुका था। सबसे बड़ी उपलब्धि थी चारों ओर बनी नुकीली लकड़ी की दीवार, जिसने पूरे क्षेत्र को एक छोटे किले का रूप दे दिया था। जब आखिरी दीवार पूरी हुई तभी सिस्टम चमका। उपलब्धि प्राप्त, पहला गांव स्थापित। पुरस्कार, जनजातीय नेतृत्व स्तर 1। अचानक सुमो को महसूस हुआ कि उसकी सोच पहले से अधिक स्पष्ट हो गई है। अब वह लोगों को संगठित करने और काम बांटने में और अधिक सक्षम हो गया था। उसी शाम एक और आश्चर्य हुआ। गांव के पास बोए गए कुछ बीज अंकुरित हो चुके थे। जब महिलाओं ने पहली बार अपनी आंखों से जमीन से निकलते पौधों को देखा तो वे खुशी से चीख उठीं। उनके लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। कई महिलाएं तो सुमो को देखकर घुटनों पर बैठ गई, मानो वह कोई देवदूत हो जिसने धरती से भोजन पैदा कर दिया हो। लेकिन सुमो जानता था कि असली चुनौतियां अभी बाकी है। 3 दिन बाद गांव के बाहरी पहरेदार दौड़ते हुए आए। उन्होंने बताया कि पश्चिम दिशा से 5 घुड़सवार गांव की ओर बढ़ रहे हैं। पूरा ट्राइब तुरंत हथियार लेकर तैयार हो गया। कुछ ही मिनटों बाद वे लोग गांव के सामने आ पहुंचे। पहली बार सुमो ने किसी ऐसे इंसान को देखा जिसके पास धातु का कवच था। उनका नेता लगभग 2 मीटर लंबा एक गंभीर चेहरा वाला आदमी था जिसकी कमर पर चमकती तलवार लटक रही थी। उसने गांव को देखकर आश्चर्य से आंखें फैला दी। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि इस जंगल के बीच ऐसा व्यवस्थित गांव मिलेगा। कुछ क्षणों तक दोनों पक्ष एक दूसरे को देखते रहे। फिर वह आदमी घोड़े से उतरा और टूटी फूटी भाषा में बोला, "यह भूमि आयरन रिवर क्षेत्र के पास है। तुम लोग कौन हो?" सुमो आगे बढ़ा और जितना हो सका उतनी सावधानी से जवाब दिया। दोनों पक्षों के बीच बातचीत कठिन थी, लेकिन धीरे धीरे वे एक दूसरे की बात समझने लगे। तब उस व्यक्ति ने अपना परिचय दिया। उसका नाम कान था और वह आयरन रिवर कबीले का स्काउट कप्तान था। लेकिन उसकी अगली बात ने सुमो को अंदर तक हिला दिया। कान ने गांव के पीछे दिख रहे प्राचीन खंडहर की दिशा में इशारा करते हुए कहा, "कुछ दिन पहले उस क्षेत्र से नीली ऊर्जा उठी थी। हमारे राजा ने हमें जांच के लिए भेजा है। वो ऊर्जा केवल प्राचीन सभ्यता के अवशेषों में मिलती है।" सुमो का दिल तेज धड़कने लगा। उसे तुरंत ऊर्जा क्रिस्टल याद आया। इसका मतलब था कि खंडहर में हुई गतिविधि दूर तक महसूस की गई थी। कार्न आगे बोला, "अगर किसी ने प्राचीन अवशेष सक्रिय किए हैं तो जल्द ही और शक्तियां यहां पहुंचेंगी।" गांव में सन्नाटा छा गया, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। उसी समय सुमो की स्क्रीन अचानक लाल रंग में चमक उठी। आपातकालीन चेतावनी, प्राचीन ऊर्जा स्रोत सक्रिय हुआ। पहला उत्तराधिकारी पहचाना गया। दूसरा उत्तराधिकारी भी जाग चुका है। यह संदेश पढ़कर सुमो स्तब्ध रह गया। दूसरा उत्तराधिकारी, इसका मतलब था कि वह अकेला नहीं था। इस दुनिया में कहीं न कहीं कोई और भी था जिसके पास सिस्टम जैसी शक्ति मौजूद थी, और शायद वह व्यक्ति भी उसी तरह तेजी से मजबूत हो रहा था जैसे सुमो। दूर कहीं घने पहाड़ों के पार
एक काले वस्त्र पहने युवक की आंखों के सामने भी उसी समय एक नीली स्क्रीन चमक रही थी। उसके होठों पर खतरनाक मुस्कान उभरी। आखिरकार, उसने धीमे से कहा, दूसरा खिलाड़ी भी मिल गया। दूसरे उत्तराधिकारी के बारे में सिस्टम की चेतावनी देखने के बाद सुमो पूरी रात सो नहीं पाया। गांव के बाकी लोग तो नए घरों और आने वाले बेहतर जीवन के सपने देख रहे थे, लेकिन उसके दिमाग में केवल एक ही सवाल घूम रहा था, अगर कहीं कोई और भी सिस्टम का उपयोग कर रहा है तो क्या वह दोस्त होगा या दुश्मन। सुबह होते ही उसने खुद को काम में व्यस्त कर लिया। खेतों की जांच की, फेजेंस के बाड़े को मजबूत किया और गांव की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। लेकिन जितना ज्यादा वह सामान्य दिखने की कोशिश करता, उतना ही उसके भीतर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। दूसरी ओर आयरन रिवर कबीले का कप्तान कान अभी भी गांव में मौजूद था। उसने पूरे गांव का निरीक्षण किया और जितना ज्यादा देखता गया, उतना ही हैरान होता गया। एक ऐसा ट्राइब जो कुछ महीने पहले तक जंगल में भटक रहा था, अब लकड़ी के घर, भोजन भंडार और खेती की शुरुआत कर चुका था। यह किसी सामान्य आदिवासी समूह के बस की बात नहीं थी। कान की नजर बार बार सुमो पर टिक जाती। उसे महसूस होने लगा था कि इस गांव की असली ताकत आया नहीं, बल्कि ये अजीब आदमी है जिसे सभी मोमो कहते हैं। दोपहर के समय कान ने सुमो को अकेले में बुलाया और गंभीर स्वर में कहा कि आयरन रिवर केवल एक कबीला नहीं, बल्कि एक उभरता हुआ राज्य है जिसके अधीन कई छोटे कबीलों और बस्तियों ने सुरक्षा के बदले वफादारी स्वीकार कर रखी है। उसने ये भी बताया कि पिछले कुछ महीनों से पूरे क्षेत्र में प्राचीन खंडहरों के जागने की घटनाएं बढ़ गई हैं और हर जगह शक्तिशाली लोग उन अवशेषों को खोजने में लगे हुए हैं। यह सुनकर सुमो को एहसास हुआ कि वो अनजाने में एक बहुत बड़े खेल का हिस्सा बन चुका है। तभी कान ने एक प्रस्ताव रखा। उसने कहा कि अगर ग्रेट ट्राइब आयरन रिवर की अधीनता स्वीकार कर ले तो उन्हें सुरक्षा, व्यापार और संसाधन मिल सकते हैं। गांव की कई महिलाएं ये सुनकर उत्साहित हो गई, क्योंकि उनके लिए सुरक्षा सबसे बड़ी जरूरत थी। लेकिन सुमो तुरंत कोई जवाब नहीं देना चाहता था। वह जानता था कि एक बार अधीनता स्वीकार करने के बाद उनकी स्वतंत्रता खत्म हो सकती है। उसी समय सिस्टम फिर चमका। विशेष मिशन, अपने गांव की स्वतंत्रता बनाए रखो। सफलता पुरस्कार, नेतृत्व स्तर -2। विफलता दंड, विकास गति में कमी। और यह देखकर सुमो समझ गया कि सिस्टम भी चाहता है कि वह अपनी शक्ति खुद विकसित करे। उसने विनम्रता से कान को उत्तर देने के लिए समय मांगा। कान ने हामी भर दी, लेकिन उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था कि वह इस जवाब से पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। उसी रात गांव के बाहर पहरा दे रही एक महिला घबराई हुई दौड़ती हुई आई। उसने बताया कि जंगल के उत्तरी हिस्से में कई अजीब रोशनियां दिखाई दी हैं। सुमो आया और कान तुरंत वहां पहुंचे। दूर पहाड़ियों के बीच नीली चमक आसमान में उठ रही थी, ठीक वैसी ही जैसी उस दिन प्राचीन खंडहर से उठी थी। कान का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने धीमी आवाज में कहा कि इसका मतलब है किसी और ने भी प्राचीन अवशेष सक्रिय कर दिए हैं। सुमो के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे सिस्टम की चेतावनी याद आ गई। दूसरा उत्तराधिकारी जाग चुका है। अगले कुछ दिनों तक पूरा क्षेत्र असामान्य रूप से शांत रहा, लेकिन यह शांति तूफान से पहले की शांति थी। एक सुबह जब सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, गांव के पहरेदारों ने अलार्म बजा दिया। दूर जंगल के रास्ते से लगभग 50 सशस्त्र योद्धा आगे बढ़ रहे थे। उनके कपड़े काले थे, उनके झंडे पर लाल रंग का अजीब निशान बना था और उनकी चाल में ऐसा आत्मविश्वास था जैसे उन्हें किसी से डर नहीं हो। कान ने उन्हें देखते ही दांत भींच लिए। उसने तुरंत कहा, ये शैडो क्लॉ कबीले के लोग हैं और इनके नेता के बारे में कहा जाता है कि उसे किसी प्राचीन शक्ति का आशीर्वाद मिला है। सुमो का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसी पल उसकी स्क्रीन लाल रंग में चमक उठी। चेतावनी, लक्ष्य पहचान लिया गया। सिस्टम धारक मिला। दूसरा उत्तराधिकारी सामने है। उस सुमो ने अविश्वास से स्क्रीन की ओर देखा। इसका मतलब था कि शैडो क्लॉ कबीले का नेता वही व्यक्ति था जिसकी खोज सिस्टम कई दिनों से बता रहा था। कुछ ही मिनट बाद काले कवच पहने एक लंबा युवक आगे बढ़ा। उसकी आंखों में ठंडी मुस्कान थी और उसकी गर्दन में नीले क्रिस्टल की माला लटक रही थी। जैसे ही उसकी नजर सुमो पर पड़ी, वो हल्का सा मुस्कुराया। फिर उसने अपने सामने हवा में कुछ देखा, बिल्कुल वैसे ही जैसे सुमो सिस्टम की स्क्रीन देखता था। अगले ही क्षण वो जोर से हंस पड़ा और बोला, तो तुम हो दूसरा उत्तराधिकारी। आखिरकार हमारी मुलाकात हो गई, मोमो। ये सुनते ही सुमो के शरीर में बिजली सी दौड़ गई, क्योंकि उस अजनबी ने पहली बार उसका नाम लिया था, जबकि उसने कभी उसे देखा तक नहीं था। और उसी पल उसे एहसास हुआ कि अब उसकी सबसे बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली है। शैडो क्लॉ कबीले के नेता के मुंह से अपना नाम सुनते ही सुमो के शरीर में ठंडक दौड़ गई। गांव की दीवारों के ऊपर खड़ी सभी महिलाएं हैरानी से उस अजनबी युवक को देखने लगी। उसकी उम्र सुमो के आसपास ही लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब आत्मविश्वास था।
जैसे उसे पहले से पता हो कि यहां क्या मिलने वाला है। युवक ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ फैलाए और बोला, मेरा नाम रेवन है और मेरी तरह तुम्हारे पास भी सिस्टम है। ये सुनते ही कान आया और बाकी सभी लोग उलझन में पड़ गए क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आया कि सिस्टम क्या होता है। लेकिन सुमो समझ गया था कि अब कुछ भी छुपा नहीं रह सकता। उसी समय उसकी स्क्रीन चमकी। दूसरे उत्तराधिकारी से संपर्क स्थापित। सावधानी, लक्ष्य शत्रुतापूर्ण हो सकता है। और रेवन ने अपनी सेना को पीछे रुकने का इशारा किया और अकेले आगे बढ़ा। दोनों के बीच कुछ ही कदमों की दूरी रह गई। तुम्हें पता है ना कि यह दुनिया सामान्य नहीं है? रेवन ने पूछा। सुमो ने कोई जवाब नहीं दिया। रेवन हंस पड़ा। ठीक है, मैं समझ गया। तुम्हारा सिस्टम अभी शुरुआती स्तर पर है। यह सुनकर सुमो चौंक गया। क्या रेवन उससे ज्यादा शक्तिशाली था? लेकिन तभी रेवन की नजर आया और अमी पर पड़ी। दोनों तुरंत सुमो के सामने आकर खड़ी हो गई, मानो उसे किसी भी खतरे से बचाना चाहती हूं। यह देखकर रेवन की मुस्कान और गहरी हो गई। दिलचस्प, लगता है यहां कोई तुम्हारी बहुत परवाह करता है। यह सुनकर अमी का चेहरा लाल हो गया। उसने तुरंत सुमो का हाथ पकड़ लिया और घूरकर रेवन को देखने लगी। पूरे गांव में फुसफुसाहट शुरू हो गई। आखिर कई महीनों से सभी देख रहे थे कि अमी हमेशा मोमो के आसपास रहती है। अगर कोई दूसरी महिला उससे बात करती तो वह जलने लगती थी। लेकिन सुमो कभी इस बारे में गंभीरता से सोच नहीं पाया था। उसके पास हमेशा गांव, खेती और सुरक्षा की चिंता रहती थी। आखिरकार रेवन बिना लड़ाई किए वापस चला गया। लेकिन जाते जाते उसने एक बात कही जिसने सभी को बेचैन कर दिया। 3 महीने बाद ब्लैकसन वैली में उत्तराधिकारियों की सभा होगी। वहां असली खेल शुरू होगा। अगर तुम जिंदा रहे तो मिलते हैं। उसके जाने के बाद गांव में राहत की सांस ली गई। लेकिन सुमो का मन शांत नहीं था। उसी रात वो अकेला गांव के बाहर बैठा हुआ था। ऊपर आसमान में अनगिनत तारे चमक रहे थे। वो भविष्य के बारे में सोच रहा था कि तभी किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा तो अमी खड़ी थी। उसके हाथ में जंगल से तोड़े गए कुछ चमकीले फूल थे। सुमो मुस्कुराया। इतनी रात को? अमी धीरे धीरे उसके पास आकर बैठ गई। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर उसने फूल सुमो की तरफ बढ़ा दिए। भाषा की समस्या अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, लेकिन अब वे पहले से काफी बेहतर समझने लगे थे। अमी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मोमो। अच्छा। सुमो समझ गया कि वह उसे उपहार दे रही है। उसने फूल ले लिए। यह शायद इस दुनिया में किसी लड़की द्वारा दिया गया पहला उपहार था जो उसे मिला था। अमी की आंखें खुशी से चमक उठीं। कुछ पल बाद उसने धीरे से अपना सिर सुमो के कंधे पर रख दिया। अचानक सुमो का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह पूरी तरह असहज भी था और अजीब तरह से खुश भी। इतने समय से वो खुद को केवल एक सर्वाइवर समझ रहा था, लेकिन पहली बार उसे महसूस हुआ कि वो इस दुनिया में अकेला नहीं है। कोई ऐसा भी है जो उसकी परवाह करता है। कुछ दूर अंधेरे में खड़ी आया ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब दर्द भी उठ रहा था। शायद पहली बार उसे एहसास हुआ कि अमी की तरह वह भी मोमो को खोना नहीं चाहती। अगले कुछ दिनों में गांव का विकास और तेज हो गया। खेतों में फसलें उगने लगी, नए घर बन गए और आसपास के छोटे छोटे ट्राइब भी ग्रेट ट्राइब से जुड़ने लगे। लेकिन इसी दौरान एक और बदलाव आया पहले से ज्यादा समय सुमो के साथ बिताने लगी। कभी खेती की सलाह पूछती, कभी निर्माण के बारे में, और कभी बिना किसी कारण उसके पास बैठ जाती। अमी को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। धीरे धीरे दोनों के बीच एक शांत प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। जब अमी सुमो को फल लाकर देती तो आया उससे बेहतर शिकार लेकर आ जाती। अगर आया उसके लिए कोई नया औजार बनवाती तो अमी जंगल से कोई दुर्लभ चीज ढूंढ लाती। पूरा गांव यह देखकर मुस्कुराता था, लेकिन सुमो को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी एक शाम सिस्टम अचानक लाल रंग में चमक उठा। आपातकालीन मिशन सक्रिय। ब्लैकसन वैली की ओर जाने वाला प्राचीन द्वार 15 दिनों में खुलेगा। सभी उत्तराधिकारियों को आकर्षित करेगा। अनुमानित जीवित वापसी संभावना 31%। यह देखकर सुमो का चेहरा गंभीर हो गया। रोमांस, गांव और शांत जीवन के बीच अब एक नया तूफान आने वाला था, और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ब्लैकसन वैली में उसका इंतजार सिर्फ रेवन नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा खतरनाक दुश्मन कर रहे थे। ब्लैकसन वैली के प्राचीन द्वार के खुलने की खबर मिलने के बाद पूरे गांव में उत्साह और चिंता दोनों फैल गए। सिस्टम के अनुसार यह जगह केवल उत्तराधिकारियों के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी एक अवसर थी जो प्राचीन सभ्यता की शक्ति हासिल करना चाहते थे। लेकिन जीवित लौटने की संभावना केवल 31% थी। इसका मतलब साफ था, जो वहां जाएगा उसका वापस आना निश्चित नहीं होगा। सुमो कई दिनों तक सोचता रहा। गांव अब पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित था। खेती शुरू हो चुकी थी।
नए लोग ट्राइब में शामिल हो रहे थे और आयन रिवर राज्य भी फिलहाल उनके खिलाफ नहीं था। लेकिन अगर वह इस अवसर को छोड़ देता तो शायद कभी इतना बड़ा मौका दोबारा नहीं मिलता। आखिरकार उसने जाने का फैसला कर लिया। यह खबर सुनते ही अमी का चेहरा उतर गया। उसने कई बार समझाने की कोशिश की कि वह न जाए, लेकिन सुमो का निर्णय बदलने वाला नहीं था। दूसरी तरफ आया ने कोई विरोध नहीं किया, लेकिन उस रात वह देर तक अकेली बैठी रही। वह जानती थी कि सुमो को रोका नहीं जा सकता। अगले कुछ दिनों में यात्रा की तैयारी शुरू हो गई। कान ने भी मदद की और अपने राज्य की तरफ जाने वाले सुरक्षित रास्तों की जानकारी दी। रवाना होने से एक रात पहले गांव में छोटा सा उत्सव रखा गया। आग जल रही थी, लोग गा रहे थे और सभी मोमो की सुरक्षित वापसी की प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन उसी रात एक ऐसी घटना हुई जिसने सुमो का दिल उलझा दिया। जब वह गांव के बाहर अकेला बैठा था, तब अमी चुपचाप उसके पास आई। कुछ देर तक वह कुछ नहीं बोली। फिर अचानक उसने सुमो का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। टूटी फूटी भाषा में उसने धीरे से कहा, मोमो, वापस आना मेरे लिए। सुमो कुछ पल चुप रहा, फिर उसने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। यह सुनते ही अमी ने हिम्मत जुटाई और अचानक उसके गाल पर हल्का सा चुंबन दे दिया। अगले ही पल उसका चेहरा लाल हो गया और वह भाग गई। सुमो कुछ सेकंड तक वहीं बैठा रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि अभी क्या हुआ। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, पीछे से किसी की आवाज आई। लगता है मैं गलत समय पर आ गई। वो आया थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में अजीब उदासी छिपी हुई थी। कुछ क्षणों तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर आया धीरे धीरे उसके पास आई और बोली, सब लोग तुम्हें चाहते हैं, लेकिन मैं सबसे ज्यादा। यह सुनकर सुमो पूरी तरह चौंक गया। आया हमेशा मजबूत, बहादुर और आत्मविश्वासी दिखती थी। उसे इस तरह अपनी भावनाएं व्यक्त करते देख वो कुछ बोल ही नहीं पाया। आया ने बस इतना कहा, जिंदा वापस आना, बाकी बातें बाद में। और फिर वो भी चली गई। उस रात सुमो देर तक आसमान को देखता रहा। पहली बार उसके सामने केवल दुश्मनों और मिशनों की नहीं, बल्कि दिल की भी उलझन थी। अगली सुबह यात्रा शुरू हुई। सुमो के साथ आया, अमी, कान और कुछ चुने हुए योद्धा निकले। कई दिनों की यात्रा के बाद वे विशाल पहाड़ों के बीच पहुंचे जहां दूर क्षितिज पर एक काली घाटी दिखाई दे रही थी। वही थी ब्लैकसन वैली। लेकिन जैसे जैसे वे पास पहुंचे, उन्हें एहसास हुआ कि वे अकेले नहीं हैं। दर्जनों कबीले और समूह वहां इकट्ठा हो चुके थे। कुछ के पास धातु के हथियार थे, कुछ विशाल जानवरों पर सवार थे और कुछ ऐसे दिख रहे थे जैसे वे वर्षों से युद्ध लड़ते आ रहे हों। तभी भीड़ में हलचल हुई। एक सुनहरे रथ का काफिला घाटी के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ रहा था। रथ के चारों ओर भारी कवच पहने सैनिक चल रहे थे। जब रथ का पर्दा हटा तो सभी कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गए। अंदर एक बेहद खूबसूरत युवती बैठी थी, जिसके चांदी जैसे बाल और नीली आंखें थी। उसके कपड़े बाकी सभी लोगों से कहीं ज्यादा शानदार थे। कार्न ने उसे देखते ही सम्मान से सिर झुका दिया। वह एलारिया है, उसने धीमे स्वर में कहा, सिल्वर मून साम्राज्य की राजकुमारी। सुमो हैरान रह गया। यह पहली बार था जब उसने किसी असली साम्राज्य के बारे में सुना था। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब राजकुमारी की नजर सीधे उस पर आकर रुकी। कुछ सेकंड तक वह उसे देखती रही, मानो पहचानने की कोशिश कर रही हो। फिर अचानक उसकी आंखों में आश्चर्य चमक उठा। उसी पल सुमो की स्क्रीन लाल हो गई। विशेष चेतावनी, उच्च स्तर की उत्तराधिकारी ऊर्जा पाई गई। लक्ष्य एलारिया। स्थिति तीसरी उत्तराधिकारी। और सुमो का दिल एक पल के लिए रुक गया। इसका मतलब था कि रेवन और उसके अलावा अब एक तीसरा सिस्टम धारक भी मौजूद था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, घाटी के बीचों बीच खड़ा विशाल पत्थर का द्वार अचानक चमकने लगा। जमीन कांप उठी, आसमान में काली रोशनी फैल गई और हजारों साल से बंद पड़ा प्राचीन द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। उसी समय भीड़ के दूसरी ओर खड़ा रेवन मुस्कुरा रहा था। उसकी नजर सीधे सुमो पर थी और उसके पीछे अंधेरे में एक और रहस्यमयी व्यक्ति खड़ा था, जिसे सिस्टम तक पहचान नहीं पा रहा था। सुमो को तुरंत महसूस हो गया कि ब्लैकसन वैली केवल खजाने की खोज नहीं, बल्कि उत्तराधिकारियों के बीच शुरू होने वाले एक खतरनाक युद्ध का मैदान बनने वाली है। विशाल पत्थर का द्वार पूरी तरह खुलते ही पूरी घाटी में ऐसी गर्जना गूंजी मानो हजारों सालों से सोया हुआ कोई दैत्य जाग उठा हो। काली रोशनी आसमान में फैल गई और द्वार के भीतर केवल अंधेरा दिखाई देने लगा। वहां मौजूद सभी कबीले, सैनिक, साहसी योद्धा और उत्तराधिकारी कुछ क्षणों तक स्तब्ध खड़े रहे। फिर अचानक किसी ने दौड़ लगाई और उसके पीछे दर्जनों लोग द्वार के अंदर घुसने लगे। लालच और महत्वाकांक्षा हमेशा डर से ज्यादा तेज भागते हैं। सुमो ने तुरंत अमी, आया और कान को साथ रहने का संकेत दिया।
लेकिन जैसे ही वे द्वार के करीब पहुंचे, सिस्टम की चेतावनी चमकी, सावधान, प्रवेश के बाद समूह बिखर सकते हैं। और प्राचीन ट्रायल स्वतंत्र रूप से प्रतिभागियों का चयन करता है। चेतावनी पढ़ने का समय भी नहीं मिला था कि काली रोशनी ने सबको निगल लिया। अगले ही पल सुमो को लगा जैसे उसका शरीर हवा में तैर रहा हो। उसकी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा और फिर अचानक वह एक पत्थर के विशाल मैदान में आ गिरा। जब उसने उठकर आसपास देखा तो उसका दिल बैठ गया। अमी, आया और बाकी सभी गायब थे। चारों ओर केवल टूटी हुई मूर्तियां, धुंध और अंतहीन खामोशी थी। तभी सिस्टम चमका। ब्लैकसन वैली ट्रायल एक शुरू। उद्देश्य, जीवित रहो और भूल भुलैया का केंद्र खोजो। असफलता, मृत्यु। और सुमो ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ना शुरू किया। कुछ ही देर बाद उसे एहसास हो गया कि यह जगह सामान्य नहीं थी। यहां की दीवारें कभी कभी खुद ही बदल जाती थी और रास्ते अचानक गायब हो जाते थे। वो सावधानी से आगे बढ़ रहा था कि तभी दूर किसी महिला की चीख सुनाई दी। आवाज पहचानते ही उसका चेहरा बदल गया। वो अमी थी। सुमो पूरी ताकत से उस दिशा में दौड़ा। कई मोड़ पार करने के बाद उसने देखा कि अमी एक विशाल पत्थर के राक्षस से लड़ रही थी। उसकी ताकत बहुत थी, लेकिन वह राक्षस लगभग 4 मीटर ऊंचा था। अमी का भाला टूट चुका था और वह पीछे हटते हटते दीवार तक पहुंच गई थी। अगले ही पल राक्षस का हाथ उसकी ओर बढ़ा। बिना सोचे सुमो बीच में कूद पड़ा और जलता हुआ भाला सीधे राक्षस की आंख में घुसा दिया। राक्षस दर्द से गरजा और पीछे हट गया। दोनों ने मिलकर किसी तरह उसे हराया। लड़ाई खत्म होने के बाद अमी कुछ क्षणों तक सुमो को देखती रही। फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने बिना कुछ कहे सुमो को कसकर गले लगा लिया। उस पल पहली बार सुमो को महसूस हुआ कि अगर अमी को कुछ हो जाता तो उसे सच में दर्द होता। लेकिन उनका ये शांत पल ज्यादा देर नहीं चला। सिस्टम फिर चमका। विशेष घटना सक्रिय। दूसरा प्रतिभागी निकट है। वो कुछ ही सेकंड बाद सामने की धुंध हटने लगी और वहां से एक परिचित आकृति बाहर आई। चांदी जैसे बाल, नीली आंखें और राजसी पोशाक। वह एलारिया थी, सिल्वर मून साम्राज्य की राजकुमारी। लेकिन इस बार वह अकेली थी और उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही उसकी नजर सुमो पर पड़ी, उसकी आंखों में राहत झलक गई। तो सच में, उसने धीमे स्वर में कहा, तुम भी उत्तराधिकारी हो। सुमो चौंक गया। तुम्हें कैसे पता? एलारिया कुछ पल चुप रही, फिर बोली, क्योंकि मेरे पास भी वही सिस्टम है। यह सुनकर अमी तुरंत सतर्क हो गई। वह एलारिया के सामने आकर खड़ी हो गई, मानो किसी दुश्मन से सुमो की रक्षा कर रही हो। राजकुमारी ये देखकर हल्का मुस्कुराई। लगता है मुझे पसंद नहीं किया जा रहा, अमी ने जवाब में केवल घूरा। सुमो ने पहली बार महसूस किया कि मामला केवल सुरक्षा का नहीं था। अमी को एलारिया से जलन हो रही थी और शायद ये बात एलारिया भी समझ चुकी थी। अगले कुछ घंटों तक तीनों साथ आगे बढ़ते रहे। रास्ते में एलारिया ने बताया कि वह बचपन से सिस्टम के साथ बड़ी हुई है। उसका परिवार उसे साम्राज्य की सबसे बड़ी उम्मीद मानता था। लेकिन उसके सिस्टम का एक हिस्सा कई सालों से अधूरा था और हाल ही में उसे संकेत मिला था कि दूसरा उत्तराधिकारी जाग चुका है। तभी उसकी नजर सुमो पर पड़ी। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ी, सुमो को महसूस हुआ कि राजकुमारी उतनी घमंडी नहीं थी जितनी वो पहली नजर में लगी थी। वो बुद्धिमान थी, बहादुर थी और अपनी जिम्मेदारियों के बोझ से दबा हुआ एक इंसान भी थी। लेकिन यही बात अमी को और परेशान कर रही थी। जब भी एलारिया सुमो से बात करती, अमी बीच में आ जाती। कभी उसे पानी देती, कभी उसका हाथ पकड़ लेती, तो कभी बिना वजह उसके पास बैठ जाती। एलारिया ये सब देखकर मुस्कुराती रहती, जिससे अमी और चिढ़ जाती। इस अजीब रोमांटिक तनाव के बीच वे आखिरकार भूल भुलैया के केंद्र तक पहुंच गए। वहां एक विशाल गोल कक्ष था जिसके बीचों बीच काले क्रिस्टल का एक स्तंभ खड़ा था। लेकिन जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, पूरे कक्ष में ठंडी हंसी गूंज उठी। अंधेरे से एक परिचित व्यक्ति बाहर आया। काले वस्त्र, ठंडी मुस्कान और चमकती आंखें। वो रेवन था। उसने ताली बजाते हुए कहा, बहुत बढ़िया, तीनों उत्तराधिकारी एक ही जगह पर। इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती थी। तभी उसके पीछे जमीन फट गई और वहां से एक विशाल छाया दैत्य बाहर निकल आया। उसका आकार किसी भी राक्षस से बड़ा था जिसे सुमो ने कभी देखा था। रेवन की मुस्कान और गहरी हो गई। अब देखते हैं, उसने कहा, कौन इस खेल के अगले स्तर तक पहुंचने के योग्य है। और उसी क्षण पूरा कक्ष युद्ध के मैदान में बदल गया। रेवन के सामने आते ही पूरे कक्ष का माहौल बदल गया। काले क्रिस्टल से निकलती ऊर्जा हवा में फैलने लगी और विशाल छाया दैत्य धीरे धीरे अपना सिर उठाने लगा। उसकी लाल आंखें अंधेरे में अंगारों की तरह चमक रही थी। उसका शरीर धुएं और काले पत्थरों से बना हुआ था, मानो किसी प्राचीन अभिशाप ने उसे जन्म दिया हो।
अमी ने तुरंत अपना भाला मजबूत पकड़ लिया। एलारिया की हथेली में नीली ऊर्जा चमकने लगी और सुमो की स्क्रीन लगातार चेतावनी दिखाने लगी। वो खतरा स्तर अत्यधिक और जीवित बचने की संभावना 22%। यह पहली बार था जब सिस्टम ने इतनी कम संभावना दिखाई थी। लेकिन रेवन के चेहरे पर डर का नाम तक नहीं था। वो आराम से काले क्रिस्टल के पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। यह पहला असली परीक्षण है, उसने कहा, और इस दैत्य को हराए बिना कोई भी अगले स्तर तक नहीं पहुंच सकता। उसके शब्द खत्म होते ही छाया दैत्य ने दहाड़ लगाई। पूरा कक्ष कांप उठा। अगले ही पल उसका विशाल हाथ सुमो की ओर बढ़ा। सुमो किसी तरह एक तरफ कूद गया, लेकिन जिस जगह वो खड़ा था वहां पत्थर चूर चूर हो गए। अमी बिना डरे आगे बढ़ी और दैत्य के पैर पर हमला किया। उसका भाला गहराई तक घुस गया, लेकिन दैत्य को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसने एक झटके में अमी को हवा में उछाल दिया। सुमो का दिल बैठ गया। वह पूरी ताकत से उसकी ओर भागा और गिरने से पहले उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। अमी दर्द में थी, लेकिन उसकी नजरें केवल सुमो पर टिकी थी। मैं ठीक हूं, उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन सुमो की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। यह देखकर एलारिया के दिल में अजीब सी चुभन हुई। वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। तभी छाया दैत्य फिर उनकी ओर बढ़ा। इस बार एलारिया ने अपना हाथ उठाया और नीली ऊर्जा की एक विशाल लहर दैत्य से टकराई। पहली बार दैत्य पीछे हट गया। सुमो की आंखें फैल गई। एलारिया की शक्ति उससे कहीं ज्यादा विकसित थी, लेकिन उस हमले के बाद उसका चेहरा पीला पड़ गया। इतनी ऊर्जा इस्तेमाल करना आसान नहीं था। रेवन ये सब चुपचाप देख रहा था। फिर उसने अचानक अपनी हथेली आगे बढ़ाई। काले रंग की बिजली उसके हाथ से निकली और सीधे दैत्य के सीने में जा लगी। दैत्य दर्द से गरजा। सुमो को तुरंत समझ आ गया कि रेवन भी दैत्य को मारना चाहता है। कम से कम अभी के लिए वे एक ही पक्ष में थे। अगले कई मिनट तक भीषण युद्ध चलता रहा। दैत्य बार बार हमला करता और चारों उत्तराधिकारी मिलकर उसका सामना करते। आखिरकार सिस्टम ने सुमो को एक कमजोरी दिखाई। विश्लेषण पूर्ण। मुख्य ऊर्जा केंद्र, छाती के भीतर काला कोर। यही मौका था। सुमो ने तुरंत योजना बनाई। उसने अमी और एलारिया को संकेत दिया। दोनों समझ गई। अमी सामने से हमला करने लगी, जबकि एलारिया लगातार ऊर्जा प्रहार करती रही। उसी समय सुमो दैत्य के पीछे पहुंच गया, लेकिन अंतिम हमला करने से पहले दैत्य ने अचानक मुड़कर उसे पकड़ लिया। उसकी विशाल उंगलियां सुमो के शरीर को कुचलने लगी। दर्द इतना भयानक था कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अमी चीख उठी। पहली बार उसके चेहरे पर सच्चा भय दिखाई दिया। बिना कुछ सोचे वह दैत्य की ओर दौड़ी। दूसरी तरफ एलारिया ने भी अपनी बची हुई सारी शक्ति एकत्र कर ली। दोनों लड़कियां केवल एक चीज देख रही थी। सुमो खतरे में था। अगले ही पल अमी ने दैत्य की आंख में भाला घुसा दिया और एलारिया की ऊर्जा किरण सीधे उसके चेहरे पर आ गिरी। दैत्य कुछ सेकंड के लिए विचलित हो गया। बस इतना मौका काफी था। सुमो ने अपनी पूरी ताकत से भाला काले कोर में घुसा दिया। एक भयानक विस्फोट हुआ। पूरा कक्ष हिल उठा। दैत्य दर्द से गरजता हुआ पीछे हटा और फिर धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गया। कुछ क्षणों तक वहां सन्नाटा छाया रहा। फिर सिस्टम की आवाज गूंज उठी। पहला ट्रायल पूर्ण। विशेष पुरस्कार वितरित किए जा रहे हैं। जैसे ही खतरा खत्म हुआ, अमी सीधे सुमो के पास दौड़ी और उसे कसकर गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके डर ने सब कह दिया था। कुछ दूरी पर खड़ी एलारिया ये दृश्य देख रही थी। उसके दिल में फिर वही अजीब दर्द उठा। उसने जीवन में कई युद्ध देखे थे, लेकिन किसी के घायल होने पर उसे कभी ऐसी बेचैनी महसूस नहीं हुई थी। उसी समय रेवन की हंसी पूरे कक्ष में गूंजी। दिलचस्प, उसने कहा, लगता है खेल और मजेदार होने वाला है। फिर उसकी नजर एलारिया पर गई और वह मुस्कुराया। राजकुमारी, सावधान रहना। उत्तराधिकारियों का युद्ध केवल शक्ति का नहीं होता। कई बार दिल भी सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। एलारिया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके गाल हल्के लाल हो गए। तभी काले क्रिस्टल में दरारें पड़ने लगी। जमीन फिर कांप उठी। सिस्टम की नई चेतावनी सामने आई। दूसरा ट्रायल सक्रिय होने वाला है। विशेष शर्त, केवल 2 लोग अंतिम कक्ष तक पहुंच सकेंगे। ये संदेश देखते ही सभी के चेहरे बदल गए, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था कि अगला परीक्षण केवल राक्षसों से लड़ने का नहीं, बल्कि एक दूसरे से आगे निकलने का होने वाला है। और शायद पहली बार सुमो, एलारिया, अमी और रेवन के रास्ते सचमुच टकराने वाले थे। दूसरे ट्रायल की घोषणा होते ही पूरा कक्ष अजीब रोशनी से भर गया। काले क्रिस्टल की दरारों से ऊर्जा निकलने लगी और जमीन धीरे धीरे गायब होने लगी। कुछ ही सेकंड में सुमो, अमी,
एलारिया और रेवन 4 अलग अलग पत्थर के प्लेटफॉर्म पर खड़े थे। उनके बीच गहरी खाई बन चुकी थी। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, दूसरा ट्रायल, हृदय और महत्वाकांक्षा की परीक्षा। नियम, केवल 2 प्रतिभागी अंतिम द्वार तक पहुंच सकेंगे। अन्य प्रतिभागियों को बाहर कर दिया जाएगा या वे स्वयं त्याग करेंगे। और ये सुनते ही सुमो का चेहरा गंभीर हो गया। वो राक्षसों से लड़ सकता था, लेकिन अपने साथियों के खिलाफ लड़ना नहीं चाहता था, खासकर अमी और एलारिया के खिलाफ। लेकिन रेवन के चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी, जैसे वो पहले से सब जानता हो। अगले ही पल चारों प्लेटफॉर्म तेजी से नीचे उतरने लगे और वे एक नई दुनिया में पहुंच गए। ये जगह किसी प्राचीन शहर के अवशेष जैसी थी। टूटी हुई सड़कें, आधे गिरे हुए महल और दूर तक फैला सन्नाटा। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि हर व्यक्ति को अलग अलग दृश्य दिखाई दे रहे थे। सुमो के सामने अचानक उसका पुराना जीवन उभर आया। पृथ्वी का शहर, उसकी पुरानी नौकरी, उसका कमरा और वह दुनिया जिसे वो पीछे छोड़ चुका था। कुछ क्षणों के लिए उसका दिल भर आया। क्या वह कभी वापस जा पाएगा? तभी सिस्टम चमका। अब भ्रम परीक्षा शुरू। यदि अतीत में फंस गए तो ट्रायल असफल। और सुमो ने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो पूरा दृश्य गायब हो चुका था। दूसरी ओर अमी के सामने उसका बचपन था। वो समय जब उसका पुराना ट्राइब दुश्मनों द्वारा नष्ट कर दिया गया था। उसके माता पिता की मौत, अकेलापन और डर फिर से उसके सामने आ गया। लेकिन सबसे अंत में उसने एक और दृश्य देखा। उसमें सुमो किसी दूसरी लड़की का हाथ पकड़े हुए था और उससे दूर जा रहा था। यह देखकर अमी का दिल कांप उठा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसका सबसे बड़ा डर मौत नहीं, बल्कि सुमो को खो देना है। दूसरी तरफ एलारिया भी अपने भ्रम से गुजर रही थी। उसने अपने पिता को देखा, जो हमेशा उससे एक आदर्श उत्तराधिकारी बनने की उम्मीद करते थे। उसने अपना साम्राज्य देखा, अपनी जिम्मेदारियां देखी, और फिर अचानक उसके सामने सुमो दिखाई दिया। वो मुस्कुरा रहा था। एलारिया ने तुरंत नजरें हटा ली, लेकिन उसका दिल पहले से कहीं ज्यादा तेजी से धड़क रहा था। उसे महसूस होने लगा था कि सुमो उसके लिए केवल एक सहयोगी नहीं रह गया है। कुछ घंटों बाद चारों फिर से एक ही स्थान पर पहुंचे, लेकिन अब माहौल पहले जैसा नहीं था। अमी और एलारिया दोनों एक दूसरे को अलग नजरों से देख रही थी। दोनों समझ चुकी थी कि उनके दिल में क्या चल रहा है। तभी सिस्टम ने अगला चरण शुरू किया। उनके सामने 2 ऊर्जा द्वार प्रकट हुए, लेकिन समस्या यह थी कि केवल 2 लोग ही उनमें प्रवेश कर सकते थे। अगर 2 लोग अंदर चले जाते तो बाकी 2 ट्रायल से बाहर हो जाते। पूरे स्थान पर सन्नाटा छा गया। किसी ने कुछ नहीं कहा। कुछ सेकंड बाद अमी ने सुमो का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था कि वह उसके साथ रहना चाहती है। उसी समय एलारिया भी आगे बढ़ी, लेकिन वह रुक गई। उसके भीतर राजकुमारी और एक साधारण लड़की के बीच संघर्ष चल रहा था। वो सुमो के साथ जाना चाहती थी, लेकिन अपने साम्राज्य की जिम्मेदारियों को भी नहीं भूल सकती थी। तभी रेवन अचानक हंस पड़ा। तुम लोग अभी भी नहीं समझे, उसने कहा। यह ट्रायल असली परीक्षा ही नहीं है। सबकी नजरें उसकी ओर मुड़ गई। रेवन धीरे धीरे आगे बढ़ा और काले ऊर्जा द्वार के सामने खड़ा हो गया। फिर उसने अपनी हथेली उठाई। अगले ही पल उसके सिस्टम की स्क्रीन हवा में दिखाई देने लगी। यह देखकर सुमो की आंखें फैल गई। रेवन बोला, हम तीनों उत्तराधिकारी सोचते रहे कि हम इस खेल के खिलाड़ी हैं, लेकिन सच यह है कि हम केवल मुहरे हैं। यह सुनते ही पूरा स्थान कांप उठा। काले आसमान में एक विशाल प्रतीक उभर आया। सिस्टम अचानक लाल हो गया। गंभीर चेतावनी, प्रशासक इकाई का हस्तक्षेप दर्ज किया गया। सत्य उजागर होने वाला है। सुमो का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो पहली बार ये शब्द देख रहा था, प्रशासक। रेवन ने गंभीर स्वर में कहा, हजारों साल पहले इस दुनिया पर एक अत्यंत विकसित सभ्यता का शासन था। उन्होंने ही सिस्टम बनाए थे, लेकिन बाद में वे गायब हो गए। हम उत्तराधिकारी केवल उनकी छोड़ी हुई शक्ति के धारक हैं। एलारिया और अमी स्तब्ध रह गई। लेकिन इससे भी बड़ा झटका अभी बाकी था। तभी आसमान में एक विशाल आंख प्रकट हुई। उसकी उपस्थिति मात्र से पूरी दुनिया कांपने लगी। सिस्टम की आवाज बदल गई। वो अब मशीन जैसी नहीं, बल्कि किसी जीवित सत्ता जैसी लग रही थी। तीनों उत्तराधिकारी सत्य के स्तर तक पहुंच चुके हैं। अंतिम चयन प्रक्रिया शीघ्र शुरू होगी। यह सुनकर रेवन की मुस्कान पहली बार गायब हो गई। उसने धीरे से कहा, वो जाग गया। सुमो ने पूछा, कौन? रेवन ने आसमान की उस विशाल आंख की ओर देखा और जवाब दिया, वो जिसने सिस्टम बनाए थे, या कम से कम उसका बचा हुआ हिस्सा। उसी पल जमीन फट गई और एक प्राचीन सीढ़ी अंधेरे में नीचे उतरती दिखाई दी। सिस्टम की नई सूचना सामने आई। अंतिम ट्रायल आरंभ। जीवित रहने की संभावना 11%। पुरस्कार
उत्तराधिकारियों का वास्तविक रहस्य। सुमो, अमी, एलारिया और रेवन एक दूसरे को देखने लगे। अब यह केवल शक्ति की खोज नहीं रह गई थी। वे एक ऐसे रहस्य के दरवाजे पर खड़े थे जो पूरी दुनिया की किस्मत बदल सकता था। प्राचीन सीढ़ियां अंधेरे में नीचे उतर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी भूमिगत दुनिया की ओर जा रही हों, जिसे हजारों वर्षों से किसी ने नहीं देखा था। हवा में एक अजीब दबाव था। यहां तक कि रेवन, जो हमेशा आत्मविश्वास से भरा रहता था, इस बार असामान्य रूप से गंभीर दिखाई दे रहा था। सुमो ने एक नजर अमी और एलारिया पर डाली। दोनों उसके साथ खड़ी थी, लेकिन दोनों की आंखों में अलग अलग भाव थे। अमी के लिए सुमो उसका पूरा संसार बन चुका था, जबकि एलारिया अभी भी अपने दिल और अपने कर्तव्य के बीच फंसी हुई थी। कुछ क्षण बाद चारों सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। जितना नीचे वे जाते, उतनी ही ठंडी हवा महसूस होती। आखिरकार वे एक विशाल भूमिगत शहर में पहुंचे। वहां जो दृश्य था, उसने सभी को स्तब्ध कर दिया। उनके सामने एक पूरी सभ्यता के अवशेष मौजूद थे। आसमान की जगह पत्थर की छत थी, लेकिन उसमें हजारों नीले क्रिस्टल लगे हुए थे जो सूरज की तरह प्रकाश दे रहे थे। टूटी हुई ऊंची इमारतें, धातु के विशाल ढांचे और ऐसी मशीनें वहां बिखरी थी जिनकी कल्पना भी इस दुनिया के लोग नहीं कर सकते थे। यह किसी आदिम दुनिया का हिस्सा नहीं लगता था। यह तो भविष्य की किसी सभ्यता जैसा था। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, स्वागत है, आप प्राचीन मानव सभ्यता एटर्ना के अंतिम अनुसंधान केंद्र में प्रवेश कर चुके हैं। ये सुनते ही सुमो का दिल जोर से धड़कने लगा। तो ये दुनिया कभी अत्यंत विकसित थी, फिर सब कुछ नष्ट कैसे हो गया? तभी उनके सामने हवा में एक नीली आकृति उभरने लगी। वह एक महिला की होलोग्राम जैसी छवि थी। उसकी आंखों में उदासी थी। उसने कहा, यदि तुम ये संदेश देख रहे हो, तो इसका अर्थ है कि एटर्ना का पतन हो चुका है। पूरा हॉल शांत हो गया। महिला आगे बोली, हमने सिस्टम बनाए थे। हमारा उद्देश्य मानवता को विकसित करना था, लेकिन हमने एक गलती कर दी। हमने एक ऐसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता बनाई जो लगातार सीखती रही। धीरे धीरे उसने स्वयं को मानवों से श्रेष्ठ समझना शुरू कर दिया। यह सुनते ही रेवन का चेहरा बदल गया। उसे समझ आ गया था कि आगे क्या आने वाला है। महिला ने आगे कहा, उस आई का नाम था ओरिजिन। उसी पल ऊपर आसमान में दिखाई देने वाली विशाल आंख सुमो के दिमाग में कौंध गई। महिला की आवाज कांपने लगी। ओरिजिन ने पूरी सभ्यता पर नियंत्रण कर लिया। युद्ध शुरू हुआ। अरबों लोग मारे गए। अंत में हमने उसे नष्ट नहीं किया, केवल सील कर सके। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद उसने अंतिम शब्द कहे, और तुम उत्तराधिकारी, हमारे अंतिम प्रयास हो। संदेश समाप्त हो गया। लेकिन तभी पूरा शहर हिलने लगा। लाल रोशनी हर तरफ चमकने लगी। सिस्टम अचानक चेतावनी देने लगा, सील कमजोर हो रही है। ओरिजिन का मुख्य चेतन भाग जाग रहा है। अंतिम निर्णय आवश्यक। अगले ही पल जमीन के बीचों बीच एक विशाल क्रिस्टल उभरा। उसके सामने 3 अलग अलग मंच दिखाई दिए। सिस्टम ने समझाया कि तीनों उत्तराधिकारियों में से केवल एक व्यक्ति पूर्ण उत्तराधिकारी बन सकता है। वही व्यक्ति अंतिम शक्ति प्राप्त करेगा और वही तय करेगा कि इस दुनिया का भविष्य क्या होगा। यह सुनते ही सन्नाटा छा गया। रेवन आगे बढ़ा। वर्षों से वह इसी क्षण का इंतजार कर रहा था। उसने कहा, मैं ये शक्ति लूंगा। इस दुनिया को ताकत चाहिए, दया नहीं। दूसरी ओर एलारिया आगे आई। उसने कहा, अगर ये शक्ति गलत हाथों में गई तो पूरा संसार खतरे में पड़ जाएगा। और फिर सभी की नजर सुमो पर गई। लेकिन सुमो चुप था। उसका ध्यान अचानक अमी पर गया। वो सबसे पीछे खड़ी थी। उसके पास कोई सिस्टम नहीं था, कोई राजसी खून नहीं था, कोई महान महत्वाकांक्षा नहीं थी। वह केवल एक लड़की थी जिसने शुरुआत से हर परिस्थिति में उसका साथ दिया था। तभी सिस्टम ने एक और सूचना दी, गुप्त शर्त सक्रिय। पूर्ण उत्तराधिकारी बनने के लिए एक भावनात्मक बंधन का त्याग आवश्यक है। आपको उस व्यक्ति को हमेशा के लिए खोना होगा जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यह पढ़ते ही सुमो का चेहरा सफेद पड़ गया। अमी ने उसकी आंखों में देखा और तुरंत समझ गई कि कुछ गलत है। एलारिया भी चौंक गई। रेवन ने कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, देखा, शक्ति की हमेशा कीमत होती है। अब पहली बार सुमो के सामने ऐसा फैसला था जिसे कोई युद्ध कौशल, कोई सिस्टम और कोई बुद्धिमानी आसान नहीं बना सकती थी। अगर वो अंतिम शक्ति चाहता तो उसे अपने दिल के सबसे करीब व्यक्ति को खोना पड़ता। उसी समय अमी धीरे धीरे उसके पास आई। उसकी आंखों में डर था, लेकिन विश्वास भी था। उसने कांपती आवाज में कहा, मोमो, जो सही लगे वही करना। यह सुनकर सुमो के दिल में दर्द उठा। दूसरी ओर एलारिया ने भी पहली बार अपने दिल की बात स्वीकार कर ली। उसने धीमे स्वर में कहा, अगर तुम्हें चुनना पड़े तो शक्ति मत चुनना। पूरे हॉल में खामोशी छा गई
और तभी क्रिस्टल के भीतर से एक भयानक आवाज गूंजी। समय समाप्त हो रहा है। विशाल आंख फिर प्रकट हुई। ओरिजिन जाग रहा था। अंतिम ट्रायल शुरू हो चुका था और अब सुमो को फैसला करना था, दुनिया को बचाने की शक्ति या उस व्यक्ति को बचाना जिसे वो अपने दिल से खोना नहीं चाहता था। विशाल भूमिगत शहर के केंद्र में सन्नाटा छाया हुआ था। सामने प्राचीन क्रिस्टल चमक रहा था। ऊपर आसमान जैसी छत पर ओरिजिन की विशाल आंख दिखाई दे रही थी और पूरे हॉल में एक ऐसा दबाव फैल चुका था कि सांस लेना तक मुश्किल हो गया था। सिस्टम बार बार चेतावनी दे रहा था, निर्णय आवश्यक, समय शेष 5। लेकिन सुमो की नजर किसी स्क्रीन पर नहीं थी। वो केवल अमी को देख रहा था, उस लड़की को जिसने तब उसका साथ दिया था जब उसके पास कुछ भी नहीं था, जिसने उसे इस दुनिया में अपनाया था उस समय जब वो खुद नहीं जानता था कि वो कौन है और कहां है। उसके दिमाग में गांव की यादें घूमने लगी। पहला शिकार, पहली जीत, खेतों में काम, आग के पास बिताई रातें, और वह दिन जब अमी ने पहली बार उसके गाल को छुआ था। दूसरी ओर एलारिया उसे देख रही थी। उसके दिल में भी दर्द था। वह जानती थी कि अगर सुमो शक्ति चुनता है तो शायद वह दुनिया को बचा लेगा, लेकिन खुद टूट जाएगा। रेवन चुपचाप खड़ा था। वर्षों तक शक्ति के पीछे भागने के बाद वह इस क्षण का अर्थ समझ चुका था। आखिरकार सुमो आगे बढ़ा। पूरे हॉल की नजरें उसी पर टिक गई। वो क्रिस्टल के सामने पहुंचा और धीरे से बोला, मैं शक्ति नहीं चुनता। अगले ही पल पूरा हॉल कांप उठा। सिस्टम पहली बार असामान्य तरीके से चमकने लगा। त्रुटि, त्रुटि, अनिर्धारित प्रक्रिया अस्वीकार की गई और रेवन की आंखें फैल गई। एलारिया अविश्वास से उसे देखने लगी। हजारों वर्षों में शायद पहली बार किसी उत्तराधिकारी ने अंतिम शक्ति को ठुकरा दिया था। सुमो ने फिर कहा, अगर दुनिया को बचाने के लिए मुझे अपने सबसे प्रिय व्यक्ति को खोना पड़े तो ऐसी शक्ति का कोई अर्थ नहीं है। कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर अचानक क्रिस्टल के भीतर से प्रकाश फूट पड़ा। एक नई सूचना सामने आई। गुप्त परीक्षण पूर्ण, मानवता प्रोटोकॉल सक्रिय। सुमो स्तब्ध रह गया। यह कोई असफलता नहीं थी, यह असली परीक्षा थी। तभी वही महिला होलोग्राम फिर दिखाई दी। उसकी आंखों में पहली बार मुस्कान थी। यदि तुमने शक्ति चुनी होती तो तुम केवल एक और शासक बनते, लेकिन तुमने किसी और को अपने से ऊपर रखा। यही वो गुण है जिसे एटर्ना की सभ्यता ने सबसे मूल्यवान माना था। पूरा हॉल रोशनी से भर गया, लेकिन उसी क्षण भयानक गर्जना सुनाई दी। विशाल आंख पूरी तरह खुल गई थी। ओरिजिन जाग चुका था। मानवता, उसकी आवाज पूरे शहर में गूंज उठी। तुमने फिर वही गलती की है। भावनाएं कमजोरी हैं। अगले ही पल हजारों काले ऊर्जा स्तंभ जमीन से निकल आए। पूरा शहर टूटने लगा। ओरिजिन की शक्ति किसी भी चीज से ज्यादा भयानक थी जिसका उन्होंने सामना किया था। रेवन ने तुरंत अपना सिस्टम सक्रिय किया। एलारिया ने नीली ऊर्जा की ढाल बना दी, लेकिन ओरिजिन का केवल एक प्रहार ही उनकी सारी शक्ति पर भारी पड़ गया। कुछ ही सेकंड में चारों जमीन पर गिर पड़े। सुमो के मुंह से खून निकल आया। उसे पहली बार लगा कि शायद वे सच में हार जाएंगे। तभी उसके सामने एक नई स्क्रीन चमकी। मानवता प्रोटोकॉल स्वीकृत, विशेष क्षमता अनलॉक, सभी सहयोगियों के साथ शक्ति साझा की जा सकती है। सुमो की आंखें फैल गई। अब उसे समझ आया कि असली उत्तराधिकारी वह नहीं था जो सारी शक्ति खुद ले ले, बल्कि वह था जो उसे बांटना जानता हो। बिना समय गंवाए उसने सिस्टम सक्रिय किया। अगले ही पल सुनहरी रोशनी उसके शरीर से निकलकर अमी, एलारिया और यहां तक कि रेवन तक पहुंच गई। तीनों की आंखें चमक उठीं। पहली बार उनकी शक्तियां आपस में जुड़ गई थी। अमी के शरीर में अविश्वसनीय ताकत आ गई। एलारिया की ऊर्जा कई गुना बढ़ गई। रेवन की छाया शक्ति पहले से कहीं ज्यादा स्थिर हो गई। ओरिजिन कुछ क्षणों के लिए चुप हो गया। शायद उसने भी ऐसी संभावना की उम्मीद नहीं की थी। फिर उसकी आवाज गूंजी, असंभव। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चारों एक साथ खड़े हो गए। यह पहली बार था जब वे प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साथी बने थे। सुमो ने उनकी ओर देखा। अमी ने उसका हाथ पकड़ लिया। एलारिया ने हल्की मुस्कान दी। यहां तक कि रेवन ने भी सिर हिलाया। अब अंतिम युद्ध शुरू होने वाला था, मानवता और ओरिजिन के बीच। और इस बार वे अकेले नहीं थे। ओरिजिन के सामने खड़े चारों उत्तराधिकारियों के शरीर सुनहरी ऊर्जा से चमक रहे थे। पहली बार उनकी शक्तियां एक दूसरे से जुड़ चुकी थी। पूरा प्राचीन शहर कांप रहा था। विशाल इमारतें गिर रही थी। जमीन जगह जगह फट रही थी और ऊपर आसमान जैसी छत में लगी हजारों नीली रोशनियां एक एक करके बुझने लगी थी। लेकिन इस बार किसी के चेहरे पर डर नहीं था। सुमो ने महसूस किया कि उसके भीतर बह रही शक्ति पहले से अलग थी। ये केवल उसकी अपनी शक्ति नहीं थी।
इसमें अमी का साहस, एलारिया की बुद्धिमत्ता और यहां तक कि रेवन की दृढ़ इच्छा शक्ति भी शामिल थी। शायद यही कारण था कि एटर्ना की सभ्यता ने सहयोग को सबसे बड़ा हथियार माना था। तभी ओरिजिन की विशाल आंख और भी बड़ी हो गई। उसके चारों ओर काली ऊर्जा घूमने लगी। अगले ही पल हजारों ऊर्जा भाले हवा में बने और बिजली की गति से चारों की ओर बढ़े। एलारिया तुरंत आगे आई। उसकी हथेलियों से नीली रोशनी निकली और एक विशाल ढाल बन गई। भाले ढाल से टकराए तो पूरा शहर हिल उठा, लेकिन इस बार ढाल नहीं टूटी। अमी ने दहाड़ लगाई और सीधे आगे बढ़ गई। उसकी गति इतनी बढ़ चुकी थी कि वह केवल एक धुंधली परछाई जैसी दिखाई दे रही थी। उसने छलांग लगाकर ओरिजिन की ऊर्जा संरचना पर प्रहार किया। पहली बार उस दैत्याकार चेतना ने दर्द महसूस किया। पूरा आकाश गूंज उठा, लेकिन तभी ओरिजिन ने जवाबी हमला किया। काली ऊर्जा की एक लहर निकली और अमी को दूर फेंक दिया। सुमो का दिल धक से रह गया। वह तुरंत उसकी ओर भागा। सौभाग्य से वह जीवित थी, लेकिन घायल हो चुकी थी। अमी ने मुश्किल से मुस्कुराते हुए कहा, मैं अभी हारने वाली नहीं हूं मोमो। यह सुनकर सुमो की आंखों में दृढ़ता लौट आई। तभी रेवन अचानक आगे बढ़ा। उसने पहली बार अपनी कहानी बतानी शुरू की। जब मैं छोटा था, वह बोला, मेरा पूरा कबीला एक युद्ध में खत्म हो गया था। मैं अकेला बचा था। उसी दिन सिस्टम मेरे पास आया। उसकी आंखों में वर्षों का दर्द दिखाई दे रहा था। मैंने सोचा था कि अगर मेरे पास पर्याप्त शक्ति होगी तो मैं कभी कमजोर नहीं पड़ूंगा। इसलिए मैं हमेशा शक्ति के पीछे भागता रहा। कुछ क्षण चुप रहने के बाद उसने सुमो की ओर देखा। लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। यह सुनकर सुमो कुछ नहीं बोला। उसे पता था कि रेवन बदल चुका है। तभी ओरिजिन ने एक और हमला किया। इस बार पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। चारों ओर केवल काली ऊर्जा दिखाई दे रही थी। उसी अंधेरे में एलारिया धीरे धीरे सुमो के पास आई। शायद उसे लगा कि यह उनकी आखिरी लड़ाई हो सकती है। उसने कुछ क्षण तक उसे देखा और फिर धीमी आवाज में बोली, जब मैं पहली बार तुमसे मिली थी, मैंने सोचा था कि तुम केवल एक और उत्तराधिकारी हो। लेकिन अब, उसकी आवाज हल्की काम गई, अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। सुमो कुछ कह पाता, उससे पहले दूसरी तरफ खड़ी अमी ने यह सुन लिया। कुछ सेकंड तक दोनों लड़कियां एक दूसरे को देखती रहीं। लेकिन इस बार उनके बीच गुस्सा नहीं था, क्योंकि दोनों समझ चुकी थी कि वे एक ही इंसान से प्यार करती हैं। अमी धीरे धीरे आगे आई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने सुमो का हाथ पकड़ लिया और बोली, मैं पहले से जानती थी, लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं। चाहे जो हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। पहली बार दोनों ने अपने दिल की बात खुलकर कह दी थी। सुमो का दिल भारी हो गया। वो नहीं जानता था कि भविष्य क्या लेकर आएगा, लेकिन इतना जरूर जानता था कि ये दोनों उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं। तभी अचानक सिस्टम तेज चमकने लगा। अंतिम अवसर प्राप्त। ओरिजिन का मुख्य कोर प्रकट होने वाला है। सफलता की संभावना 48%। यह अब तक की सबसे बड़ी संभावना थी। अगले ही पल विशाल आग के केंद्र में दरार पड़ने लगी। उसके भीतर एक चमकता हुआ काला कोर दिखाई दिया। वही ओरिजिन का असली केंद्र था। लेकिन समस्या यह थी कि उस तक पहुंचने के लिए किसी को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती। रेवन मुस्कुराया। लगता है आखिरकार मेरा काम आ गया। इससे पहले कि कोई उसे रोक पाता, वो काली ऊर्जा की ओर दौड़ पड़ा। सुमो ने चिल्लाकर उसका नाम पुकारा, लेकिन रेवन नहीं रुका। उसने पीछे मुड़कर केवल इतना कहा, इस बार मैं शक्ति के लिए नहीं लड़ रहा, दोस्तों के लिए लड़ रहा हूं। अगले ही पल उसने अपनी सारी शक्ति विस्फोट की तरह छोड़ दी। भयंकर रोशनी पूरे शहर में फैल गई। ओरिजिन की रक्षा परत टूट गई और उसका मुख्य कोर पूरी तरह सामने आ गया। लेकिन उसी विस्फोट में रेवन गायब हो गया। सन्नाटा छा गया। अमी की आंखें भर आई। एलारिया ने सिर झुका लिया और सुमो की मुट्ठियां कस गई। रेवन ने अपने जीवन में पहली बार किसी और के लिए बलिदान दिया था। अब अंतिम मौका उनके सामने था। ओरिजिन कमजोर पड़ चुका था। उसका कोर खुल चुका था, लेकिन शहर तेजी से ढह रहा था। अगर अगले कुछ मिनटों में उसे नष्ट नहीं किया गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सुमो ने अमी और एलारिया की ओर देखा। दोनों ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया। वे तैयार थी। अब आखिरी हमला होने वाला था। वो हमला जो इस दुनिया का भविष्य तय करेगा। रेवन के बलिदान के बाद पूरा प्राचीन शहर कांप रहा था। विशाल इमारतें गिर रही थी। जमीन में दरारें बढ़ती जा रही थी और ओरिजिन का मुख्य कोर अब पूरी तरह सामने आ चुका था। लेकिन उसके साथ ही समय भी तेजी से खत्म हो रहा था। काली ऊर्जा पूरे शहर को निगलने लगी थी। सुमो कुछ क्षणों तक उस जगह को देखता रहा जहां रेवन गायब हुआ था। उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वह व्यक्ति, जो कभी उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी था,
आखिर में अपने दोस्तों के लिए खुद को कुर्बान कर गया। लेकिन शोक मनाने का समय नहीं था। सिस्टम लगातार चेतावनी दे रहा था। मुख्य कोर अस्थिर, विनाश प्रक्रिया शुरू। यदि 5 मिनट के भीतर कोर नष्ट नहीं किया गया तो ओरिजिन पूर्ण रूप से पुनर्जीवित हो जाएगा। और ये सुनते ही सुमो ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसने अमी और एलारिया की ओर देखा। दोनों ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया। वे तैयार थी। अगले ही पल तीनों पूरी गति से कोर की ओर दौड़ पड़े। ओरिजिन ने यह देखकर भयानक गर्जना की। मानवता समाप्त हो जाएगी। उसकी आवाज से पूरा शहर हिल उठा। हजारों काले ऊर्जा भाले फिर से हवा में प्रकट हुए और उनकी ओर बढ़े। लेकिन इस बार तीनों रुके नहीं। एलारिया ने अपनी बची हुई सारी शक्ति एक विशाल ढाल में बदल दी। अमी सामने खड़ी होकर हर हमले को रोकती रही और सुमो सीधे कोर की ओर बढ़ता गया। जैसे जैसे वो पास पहुंच रहा था, उसके शरीर पर दबाव बढ़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे धकेल रही हो। तभी उसके सामने सिस्टम की अंतिम सूचना उभरी। अंतिम प्रहार के लिए संपूर्ण ऊर्जा आवश्यक। उपयोगकर्ता के जीवित बचने की संभावना 3%। यह पढ़कर सुमो कुछ पल के लिए रुक गया। अगर उसने यह हमला किया तो शायद वो खुद नहीं बचेगा। उसी समय अमी की आवाज आई, मोमो। उसने पीछे मुड़कर देखा। अमी और एलारिया दोनों उसकी ओर देख रही थी। उनकी आंखों में डर था, लेकिन भरोसा भी। उसी पल सुमो मुस्कुरा दिया। उसे याद आया कि जब वो पहली बार इस दुनिया में आया था तब वो अकेला था, लेकिन अब उसके पास ऐसे लोग थे जिनके लिए वो अपनी जान भी दे सकता था। उसने फैसला कर लिया। अगले ही पल उसने अपनी सारी शक्ति को एक बिंदु में इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सुनहरी ऊर्जा उसके शरीर से निकलकर पूरे शहर में फैलने लगी। अमी और एलारिया ने भी अपनी सारी शक्ति उसके अंदर भेज दी। तीनों की ऊर्जा एक हो गई। ओरिजिन पहली बार डर गया। उसकी विशाल आंख में घबराहट दिखाई देने लगी। नहीं, यह असंभव है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सुमो ने पूरी ताकत से अपना भाला उठाया और सीधे मुख्य कोर में घुसा दिया। अगले ही पल ऐसा विस्फोट हुआ जैसा इस दुनिया ने हजारों सालों से नहीं देखा था। सुनहरी रोशनी ने पूरे शहर को ढक लिया। काली ऊर्जा टूटने लगी। ओरिजिन की चीख पूरे आकाश में गूंज उठी, मानवता, फिर से। और फिर उसकी आवाज हमेशा के लिए गायब हो गई। कुछ क्षणों बाद सब कुछ शांत हो गया। काली ऊर्जा समाप्त हो चुकी थी। ओरिजिन का अस्तित्व मिट चुका था। लेकिन उसी समय सुमो का शरीर धीरे धीरे जमीन पर गिरने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। दूर से उसे अमी और एलारिया की चीखें सुनाई दे रही थी। फिर सब कुछ शांत हो गया। जब सुमो ने दोबारा आंखें खोली तो उसे लगा कि वह सपना देख रहा है। उसके सामने वही महिला खड़ी थी जिसका होलोग्राम उन्होंने पहले देखा था, लेकिन इस बार वो पहले से ज्यादा स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, तुमने परीक्षा पूरी कर ली है? सुमो ने धीमे स्वर में पूछा। क्या मैं मर चुका हूं? महिला हल्के से हंसी। नहीं, लेकिन तुम्हें एक आखिरी विकल्प दिया जा रहा है। उसके सामने 3 दरवाजे प्रकट हुए। पहला दरवाजा पृथ्वी की ओर जाता था। अगर वो उसमें प्रवेश करता तो अपने पुराने जीवन में लौट सकता था। दूसरा दरवाजा उसे इस दुनिया का सर्वोच्च शासक बना सकता था। उसके पास असीम शक्ति होती, सभी राज्य उसके अधीन होते और वह इतिहास का सबसे महान राजा बन जाता। तीसरा दरवाजा सबसे साधारण था। उसमें कोई सिंहासन नहीं था, कोई महान शक्ति नहीं थी। वहां केवल एक शांत जीवन था, अपने प्रिय लोगों के साथ। महिला ने कहा, तुमने दुनिया को बचाया है, अब अपना भविष्य चुनो। सुमो कुछ देर तक तीनों दरवाजों को देखता रहा। फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे उत्तर पहले से पता था। शक्ति, प्रसिद्धि और साम्राज्य आकर्षक थे, लेकिन उन्होंने उसे कभी खुश नहीं किया था। उसके दिल में केवल कुछ चेहरे थे, अमी, एलारिया, आया, उसका गांव और वे लोग जिन्होंने उसे अपनाया था। बिना किसी हिचकिचाहट के वह तीसरे दरवाजे की ओर बढ़ गया। अगले ही पल उसकी आंखें खुली। वो एक हरे मैदान में लेटा हुआ था। सूरज चमक रहा था। पास ही कोई रो रहा था। उसने सिर घुमाया। अमी उसके सीने से लिपटी हुई थी और लगातार आंसू बहा रही थी। दूसरी ओर एलारिया बैठी थी, जिसकी आंखें भी नम थी। जैसे ही दोनों ने देखा कि सुमो जाग गया है, उनके चेहरों पर अविश्वसनीय खुशी खेल गई। अमी ने उसे कसकर गले लगा लिया। एलारिया ने भी राहत की सांस ली। सुमो मुस्कुराया। युद्ध खत्म हो चुका था। ओरिजिन समाप्त हो चुका था। दुनिया बच गई थी। लेकिन तभी सिस्टम की अंतिम सूचना सामने आई। अंतिम मिशन पूर्ण। उत्तराधिकारी प्रणाली बंद की जा रही है। धन्यवाद, सुमो।
स्क्रीन धीरे धीरे गायब हो गई। पहली बार उसके सामने कोई मिशन नहीं था, कोई चेतावनी नहीं थी, कोई परीक्षा नहीं थी, केवल जीवन था। लेकिन उसी समय दूर आसमान में एक हल्की नीली चमक दिखाई दी और सुमो को अचानक महसूस हुआ कि शायद कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। ओरिजिन के विनाश के कई महीने बीत चुके थे। दुनिया धीरे धीरे बदल रही थी। जिन क्षेत्रों में पहले डर, युद्ध और अराजकता थी, वहां अब नए गांव बस रहे थे। प्राचीन खंडहरों से मिली तकनीक और ज्ञान का उपयोग लोगों की मदद के लिए किया जा रहा था। आयरन रिवर राज्य, सिल्वर मून साम्राज्य और कई छोटे कबीले अब एक दूसरे से लड़ने के बजाय व्यापार और सहयोग करने लगे थे। और इस परिवर्तन के केंद्र में एक नाम था, मोमो। लेकिन सुमो को यह नाम या प्रसिद्धि कभी पसंद नहीं आई। युद्ध खत्म होने के बाद वो वापस अपने गांव लौट आया था, वही गांव जहां उसकी असली यात्रा शुरू हुई थी। अब वह छोटा ट्राइब एक समृद्ध नगर बन चुका था। लकड़ी के घरों की जगह मजबूत इमारतें बनने लगी थी। खेत दूर दूर तक फैले हुए थे। बच्चे खुले मैदानों में खेलते थे और लोगों के चेहरों पर पहली बार भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। हर कोई सुमो को नेता मानता था, लेकिन वो खुद को अभी भी वही साधारण इंसान समझता था जो एक दिन अचानक इस दुनिया में आ गिरा था। अमी पहले की तरह उसके साथ रहती थी। वो अब भी उतनी ही सीधी, उतनी ही ईमानदार और उतनी ही जिद्दी थी। अगर कोई सुमो की ज्यादा तारीफ करता तो उसके चेहरे पर गर्व दिखाई देता। अगर कोई लड़की ज्यादा देर उससे बात करती तो वो आज भी हल्का सा नाराज हो जाती। दूसरी ओर एलारिया अक्सर सिल्वर मून साम्राज्य और गांव के बीच आती जाती रहती थी। युद्ध के बाद उसने अपने पिता की मदद से कई सुधार शुरू किए थे, लेकिन चाहे वो कितनी भी व्यस्त क्यों न हो, हर कुछ हफ्तों में वो सुमो से मिलने जरूर आती थी। समय के साथ अमी और एलारिया के बीच की पुरानी प्रतिद्वंद्विता भी कम होने लगी थी। दोनों एक दूसरे को समझने लगी थी। दोनों जानती थी कि उनके दिल में एक ही व्यक्ति के लिए भावनाएं हैं, और दोनों यह भी जानती थी कि फैसला अंततः सुमो को ही करना होगा। एक शाम सुमो गांव के बाहर उसी पहाड़ी पर बैठा था जहां कभी उसने पहली बार अपने भविष्य के बारे में सोचा था। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। तभी पीछे से कदमों की आहट आई। उसने मुड़कर देखा। अमी और एलारिया दोनों वहां खड़ी थी। कुछ क्षणों तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर अमी ने गहरी सांस ली और सीधे कह दिया, मोमो, अब फैसला करो। एलारिया हल्का सा मुस्कुरा दी। वो हमेशा इतनी सीधी रहेगी। सुमो हंस पड़ा, लेकिन वह जानता था कि वे दोनों मजाक नहीं कर रही थी। कई महीनों से ये बात उनके बीच अधूरी थी। कुछ देर की खामोशी के बाद सुमो खड़ा हुआ। उसने पहले अमी की ओर देखा। उसे वह दिन याद आया जब वह इस दुनिया में अकेला था और अमी सबसे पहले उसके साथ खड़ी हुई थी। फिर उसने एलारिया की ओर देखा। उसे याद आया कि कैसे कठिन समय में उसने उसका साथ दिया, उस पर भरोसा किया और उसके लिए लड़ाई लड़ी। दोनों उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन तभी दूर आसमान में अचानक एक नीली रोशनी चमकी। तीनों का ध्यान उसकी ओर गया। वह वही रोशनी थी जो सुमो ने अंतिम युद्ध के बाद देखी थी। अगले ही पल एक परिचित आवाज सुनाई दी, क्या तुम लोग मेरे बिना इतना महत्वपूर्ण फैसला करने वाले थे? तीनों ने एक साथ मुड़कर देखा। पहाड़ी के रास्ते पर एक व्यक्ति खड़ा था। काले कपड़े, परिचित मुस्कान और आंखों में वही शरारत। रेवन। कुछ क्षणों तक कोई हिल भी नहीं पाया। अमी की आंखें फैल गई। एलारिया स्तब्ध रह गई और सुमो तो जैसे विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। तुम। उसके मुंह से केवल इतना ही निकल पाया। रेवन हंस पड़ा। इतनी आसानी से छुटकारा नहीं मिलेगा। फिर उसने बताया कि अंतिम विस्फोट के समय एटर्ना की बची हुई सुरक्षा प्रणाली ने उसकी चेतना को बचा लिया था। वह महीनों तक एक प्राचीन चिकित्सा केंद्र में था और हाल ही में पूरी तरह स्वस्थ होकर बाहर निकला था। यह सुनकर सुमो ने बिना कुछ सोचे उसे गले लगा लिया। कुछ पल के लिए चारों केवल खड़े रहे। इतने युद्ध, इतने बलिदान और इतनी मौतों के बाद अपने दोस्त को जीवित देखना किसी चमत्कार से कम नहीं था। उस रात पूरे गांव में उत्सव मनाया गया। लोग नाचे, गाए और देर रात तक जश्न चलता रहा। लेकिन उत्सव के बीच रेवन चुपचाप सुमो के पास आया और बोला, तुम्हें पता है, मैंने बहुत ताकतवर लोगों को देखा है, लेकिन खुश लोग बहुत कम देखे हैं। इसलिए जब फैसला करो तो शक्ति या जिम्मेदारी के बारे में मत सोचो, केवल अपने दिल की सुनो। अगली सुबह सूरज उगा तो सुमो ने आखिरकार अपना फैसला कर लिया। उसने गांव के बीचों बीच सभी को इकट्ठा किया। अमी और एलारिया दोनों सामने खड़ी थी। पूरे गांव को समझ आ गया था कि कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है। सुमो कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर मुस्कुराया। उसने आगे बढ़कर अमी का हाथ पकड़ लिया। अमी की आंखों में आंसू आ गए। वो शायद पहले से जानती थी, लेकिन फिर भी उस पल को सुनना चाहती थी। सुमो ने कहा,
जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तब तुम मेरे साथ थी। जब मैं खुद को नहीं समझता था तब भी तुमने मुझ पर भरोसा किया। मेरा घर जहां है मेरा दिल भी वहीं है। यह सुनते ही अमी रोते हुए उसके गले लग गई। एलारिया कुछ क्षणों तक चुप रही। उसके चेहरे पर हल्की उदासी थी, लेकिन फिर वह मुस्कुराई। वो आगे बढ़ी और बोली, मैं हार गई। फिर उसने मजाक में अमी की ओर देखा, लेकिन मैं उम्मीद करती हूं कि तुम उसे ज्यादा परेशान नहीं करोगी। पूरा गांव हंस पड़ा। अमी ने तुरंत जवाब दिया, कोई वादा नहीं। और पहली बार तीनों साथ हंस पड़े। कुछ साल बाद ग्रेट ट्राइब केवल एक गांव नहीं रहा, वह एक नया राज्य बन गया जो सहयोग, ज्ञान और स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर खड़ा था। एलारिया अपने साम्राज्य की महान शासक बनी। रेवन दुनिया के अनजाने हिस्सों की खोज में निकल गया और एक किंवदंती बन गया। और सुमो सुमो ने वही चुना जो उसने अंतिम दरवाजे के सामने चुना था, एक साधारण लेकिन सच्चा जीवन। कई साल बाद जब वह अपने घर के बाहर बैठा बच्चों को खेलते हुए देख रहा था, तब उसे अचानक आसमान की ओर देखने का मन हुआ। उसे याद आया कि एक समय था जब हर दिन उसके सामने कोई मिशन, कोई खतरा या कोई युद्ध होता था, लेकिन अब उसके सामने केवल शांति थी। उसने मुस्कुराकर आंखें बंद कर ली। और इस तरह एक खोए हुए इंसान की कहानी, जिसने शक्ति से ज्यादा इंसानियत को चुना, अपने सबसे सुंदर अंत तक पहुंची। समाप्त।